जम्मू कश्मीर में नौकरियां यूं कहिए तो सेल पर रही हैं। तभी मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब्स यूज्ड टू बी ऑन सेल इन JNK। SRO 520 इशू किया गया था। SRO 520 21 दिसंबर 2017 को इशू किया गया। मकसद SRO 520 का ये था कि वो तमाम मुलाजमीन जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लोकल फंड के जरिए जिनको लगाया गया था, एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर जो रह गए थे, जो रेगुलराइज नहीं हो पाए, नेशनल यूथ कॉर्प्स सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो 2010 में आई थी। उस स्कीम के तहत जिन लोगों को लगाया गया था, या जिन लोगों ने अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों की तामीर के लिए अपनी जमीन दी थी, लैंड डोनर्स थे, उन्हें भी सरकारी मुलाजमत तोहफतन सरकार दिया करती थी। उसके अलावा सीजनल वर्कर कि कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपने इशू किया या नीड बेसिस पर आपको समर के महीने में या विंटर के महीने में अगर कुछ लोगों की और ज़रूरत पड़ती और आपने उनको एंगेज किया है, उन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने का एक तरीका निकाला था PDP BJP गवर्नमेंट ने। और ये SRO इशू हुआ था 21 दिसंबर 2017 को। SRO 520 इस SRO का नाम है। इस SRO के इशू होने के बाद बाज़ाब्ता एक कमेटी भी बनी। इसी SRO में उस कमेटी का भी जिक्र है कि वो कमेटी उस कमेटी को एम्पावर्ड कमेटी कहा जाता है और अभी भी एम्पावर्ड कमेटी एग्जिस्टेंस में है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। उसके अलावा कंसर्न डिपार्टमेंट यानी अगर PHE डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं तो उसके लिए PHE के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। PWD डिपार्टमेंट का मामला है तो PWD, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मामला है तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी तरीके से लगभग जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 15 कैटेगरीज के अलग अलग तरह के मुलाजिम हैं और 31 गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में ये काम करते हैं। 15 कैटेगरीज के मुलाजिम जो 31 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इन्हें 31 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जम्मू कश्मीर की अलग अलग हुकूमतों ने लगाया। इनके लिए कोई जाब्ता नहीं था, इनके लिए कोई कानून नहीं था। और जाब्ता और कानून से मेरी मुराद यह है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं किया गया, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करके इन लोगों को नहीं लगाया गया, क्योंकि इस हुकूमत का यह मानना था क्योंकि इन लोगों से हमने जो काम लेना है वो काम बिल्कुल मामूली छोटे छोटे काम हैं, इसलिए इन्हें हम जरूरत के मुताबिक लगाएंगे। और जब इन्हें जरूरत के मुताबिक लगाया गया उसके बाद 15-15 साल 20-20 साल तक हुकूमतों ने इनकी दोबारा सुध भी नहीं ली और इनकी उम्रें भी वहां जहां पहुंची जहां पर इनके लिए मुमकिन नहीं था ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते, जिनके लिए जिस उम्र में जाकर इनके लिए मुमकिन नहीं था कि ये किसी कंपटीशन को फेस करते। उसके बाद नतीजा ये निकला कि ये सड़कों पर आते हैं और आज भी आते हैं, हंगामे करते हैं और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और ये कहते हैं कि आपने हमारी उम्रें अलग अलग डिपार्टमेंटों में खत्म करवा दी और उसके बाद अब आप हमें कहते हैं आप अलग अलग कॉम्पिटिशनों में आ जाइए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कई लाइनमैन ऐसे हैं जो तारों के साथ खेलते हुए जिनकी मौत हो गई। PWD डिपार्टमेंट के कितने वर्कर हैं, इतनी मेहनत की उन लोगों ने, बहुत सारे वर्कर उनमें से एक्सीडेंटों में मारे गए। और इसी तरीके से PHE डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी तादाद उन मुलाजमीन की है जिन मुलाजमीन को डिपार्टमेंट में लगाया गया। लगाने के बाद सालों साल किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये जब नंबर बढ़ता जाएगा एक वक्त वो आएगा जब जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद भी लाखों में होगी और इनकी तादाद भी लाखों में होगी और हमको ये फैसला करना होगा कि जो लाख हमारे पास वैकेंसीज हैं क्या वो हम नए अनएम्प्लॉयड नौजवानों को दें या इन वैकेंसीज को पुर करने के लिए हम इन्हीं कैजुअल, डेली वेचर, एडहॉक और अलग अलग स्कीमों के तहत जो लोग लगाए गए इन्हीं के जरिए हम उन वैकेंसीज को फिलअप करें। ये किसी भी सरकार ने कभी नहीं सोचा। 520 जब इशू किया, 520 की इशू करने के बाद 6 मीटिंग्स हुई इसकी और ये 6 की 6 मीटिंग तब हुई जब यहां PDP BJP की सरकार थी। 7 सितंबर 2018 से लेकर 2 जनवरी 2019 तक मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में मुलाजमीन को रेगुलराइज भी किया गया।
484 के करीब करीब मुलाजमीन को रेगुलराइज किया गया और 595 के करीब करीब केसेस को रिजेक्ट किया गया। और मेरी इत्तला के मुताबिक ठीक 2 जनवरी 2019 के बाद किसी भी मुलाजिम को रेगुलराइज नहीं किया गया। अब मामला यह है कि जी मामला कितने मुलाजमीन का था। जब सरकार ने हाथ डाला कि ठीक है जी आइए अब इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाए, अब किन को रेगुलराइज किया जाए, एक कैटेगरी नहीं, 2 कैटेगरी नहीं, बल्कि हुकूमत ने यह तय किया कि हम लगभग 4, 5, 6 कैटेगरीज के मुलाजमीन को रेगुलराइज करेंगे। इसमें सबसे पहले इन्होंने जो हुकूमत ने जो तय किया, उन्होंने ये तय किया कि अलग अलग कैटेगरीज में काम करने वाले इन तमाम मुलाजमीन को एक एक करके रेगुलराइज किया जाएगा। कमिटीज बनाई गई और कमिटीज को ये कहा गया, इसमें एनवाईसीज हैं, लैंड डोनर्स हैं, और उसके अलावा लेफ्ट आउट एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड लोकल फंड वर्कर्स हैं। इनकी तादाद, एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स की तादाद लगभग 61,000 के करीब करीब है। इसमें से 22,053 डेली वेजर सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और ये 22,053 कौन है? जिनका डाटा, जिनकी डिटेल पीएचई डिपार्टमेंट के पास है। हालांकि पीएचई डिपार्टमेंट की यूनियनों का ये मानना है, ये कहना है कि 32,000 के करीब करीब वो डेली वेजर, एडहॉक और कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स जो हैं वो पीएचई विभाग में काम कर रहे हैं। 13,000 के करीब करीब पीडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंटों में कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड और डेली रेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एनवाईसीज जिनको एनवाईसीज को एंगेज किया गया है, एनवाईसीज की जो डिटेल मेरे पास है उस डिटेल के मुताबिक 6,000 के करीब करीब नेशनल यूथ कॉर्प्स सेंट्रली फंडेड एक स्कीम थी। उस स्कीम के तहत वॉलंटियर्स एंगेज किए गए 2010 में। 2010 में जो कश्मीर के अंदर हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद उस वक्त की कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई कि 20,000 के करीब करीब एनवाईसी वॉलंटियर्स जो है पूरी कंट्री से एंगेज किए जाएंगे। इसमें से 8,000 वॉलंटियर जम्मू कश्मीर से एंगेज किए जाएंगे। 8,000 वॉलंटियर एंगेज भी किए गए, 6,000 इस वक्त उनमें से काम कर रहे हैं। 2 साल के लिए वो वॉलंटियर्स थे। और उन वॉलंटियर्स की एंगेजमेंट को लेकर ये बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कैसे उनको एंगेज किया गया था। 2,500 रुपया महीना उनको 2 साल के लिए देना था। और इसमें आगे ये लाइन लिखी हुई थी, दिस इज नीदर अ पेड एम्प्लॉयमेंट नॉट कन्फर्स एनी लीगल राइट ऑन द वॉलंटियर टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट। ये पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ना ही इससे किसी भी किस्म का कोई लीगल राइट किसी वॉलंटियर को मिलेगा कि वो मुलाजमत मांगे हुकूमत से। लेकिन 2012 के बाद जब इनको डिसएंगेज किया गया, इन लोगों ने चूंकि अब इन्हें जब एंगेज किया गया, एंगेज करने के बाद इनसे काम क्या लेना था? मकसद यह है कि इनको अगर इस स्कीम के तहत एंगेज किया गया तो काम क्या लेना था? काम यह लेना था टू सेट अप अ ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन डेडिकेटेड यूथ हु हैव द इंक्लिनेशन स्पिरिट टू एंगेज इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। इन्हें मुल्क को बनाने के लिए एंगेज किया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अब उसको फैसिलिटेट करने के लिए इनको एंगेज किया गया। इनका काम था इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो है अलग अलग कम्युनिटीज में देना, सरकार की स्कीमों के बारे में, सरकार के प्लान्स और प्रोग्राम्स को लेकर। ग्रुप मॉड्यूलेटर्स और पीयर ग्रुप एजुकेटर्स के तौर पे इनको काम करना था। और उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इन्होंने पब्लिक एथिक्स, प्रोबिटी एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, इन 3 चीजों को एनहांस करने के लिए। अब आप खुद हिसाब लगाइए, इतने वेग ऑब्जेक्टिव्स जिस स्कीम के होंगे, उस स्कीम में आप वॉलंटियर एंगेज कर रहे हैं, 2,500 रुपए आप उन वॉलंटियर्स को दे रहे हैं और 2 साल के लिए आप एंगेज कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें 2012 में डिसएंगेज किया गया। डिसएंगेज करने के बाद जो जानकारी मेरे पास आई है, 2014 में कैबिनेट ऑर्डर होता है कि इनको दोबारा से एंगेज कर लीजिए। एंगेज नहीं हुए, फिर हंगामा हुआ और 2017 में जाकर हुकूमत ने एक फैसला लिया कि इन तमाम वॉलंटियर्स को री एंगेज किया जाएगा। और SRO 520 जो मेरे पास है, उस SRO 520 का इन एनवाईसी वॉलंटियर्स को भी हिस्सेदार बना दिया गया, क्योंकि इनकी तादाद लगभग 6,000 के करीब करीब इस वक्त है। 2,000 वॉलंटियर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी अलग अलग विभागों में नौकरियां लग गई हैं। 6,000 वॉलंटियर्स को एंगेज
हुकूमत ने किया। उसके बाद जिस समय आप एंगेज करते हैं, आप ये लाइन जरूर लिख देते हैं कि आपको कोई हक नहीं होगा दोबारा से नौकरी मांगने का। ये लाइन भी आप लिख देते हैं कि इससे आपको कोई लीगल राइट नहीं मिलेगा। मगर आपने जब इनको वॉलंटियर के तौर पर हुकूमत ने जब इस्तेमाल किया, वही हुकूमतें जिन हुकूमतों को लेकर बहुत इमोशनल हैं लोग, उन्हीं हुकूमतों को लेकर जब इन्हें एंगेज किया गया, एंगेज करने के बाद इन वॉलंटियर्स के मुताबिक जो काम इनसे लेना चाहिए था वो काम इनसे नहीं लिया गया। इनसे उसके इन्हें काम करना था इंस्पायर करने का, एजुकेट करने का, लेकिन जिस डिपार्टमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गए तो इनसे क्लर्क का काम लिया गया, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए तो इनसे वहां वो काम लिया गया। यानी इनकी पढ़ाई के मुताबिक जिस जिस डिपार्टमेंट को जो जो काम ठीक लगा वो काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने इनसे लिया। जब 2 साल तक आप एक नौजवान से इस तरीके से बेगार लेते रहे, काम लेते रहे, 2 साल के बाद आपने कहा उसको आप घर जाइए, खुद सोचिए वो घर कैसे जाएगा। यानी आपने 2 साल तक एक आदमी को 2500 रुपए का मेहनताना देना शुरू कर दिया, और 2500 रुपए का मेहनताना जब एक बच्चे को लगातार मिलता रहा, 2 साल के बाद वो बच्चा आपको कहता है जी अब मैं कहां जाऊंगा, आपने तो मुझसे पीएचई विभाग में जो है फला काम ले लिया, पीडीडी विभाग में फला काम ले लिया, आपने एजुकेशन विभाग में मुझसे फला काम ले लिया। अलग अलग डिपार्टमेंट जो काम इन वॉलंटियर्स से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, इनसे वो काम लिए गए जो हुकूमत को लगा कि इसके लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है, आइए वो काम इन एनवाईसी वॉलंटियर्स से लेते हैं। एनवाईसी वॉलंटियर से ये काम लेने के बाद डिसएंगेज जिस वक्त करने की बारी आई तो मामला वही कि सड़कों पर हंगामा हुआ, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, सियासी लीडरों को अपनी कुर्सी खिसकती नजर आई। उन्होंने फौरन कहा कि एनवाईसी वॉलंटियर्स को दोबारा से एंगेज किया जाए। और आपको ठीक तरीके से याद होगा, बहुत हालत पतली हुई थी लोकसभा के चुनाव में उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, और वो घबरा गए थे और उसके बाद फौरन उन्होंने रेक्टिफिकेशन करना शुरू किया था। और उस रेक्टिफिकेशन में ये भी एक रेक्टिफिकेशन थी कि इन एनवाईसी वॉलंटियर्स को दोबारा से एंगेज किया जाए। कैबिनेट डिसीजन हुआ इनको दोबारा से री एंगेज करने का। यही काम हमारी सियासी पार्टियों ने किए हैं, जिसका नतीजा यह है कि जब 61,000 लोगों को रेगुलराइज करने को लेकर सरकार ने SRO 520 लाया और नंबर कैलकुलेट करने शुरू किए, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, जो चीफ सेक्रेटरी के पास भी फिगर है, 1,10,000 से ज्यादा मुलाजिम जम्मू कश्मीर में वो हैं जिन्होंने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कभी फेस नहीं किया है और जिन्हें बिना किसी कंपटीशन के नेताओं ने, मंत्रियों ने, एमएलएज ने अपने अपने रसूख के जरिए लगवाया है। अब आप सोचिए, जिस 370 का मुझे और आपको यह फायदा होना चाहिए था कि हमारे यहां वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, उसी 370 में यह खूबसूरती थी कि 1 लाख से ज्यादा मुलाजमीन इस जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो टेम्पररी तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, और ये 1 लाख से ज्यादा मुलाजमीन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके, किसी कंपटीशन में बैठे बगैर, एसएसआरबी की बहुत सारी शिकें हैं, उन शिकों को देखे बगैर, जीएडी के कानूनों को देखे बगैर इन तमाम लोगों को लगाया गया है। और ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजिम हैं। आप इनको कंसोलिडेटेड कहिए, एडहॉक कहिए, जो मर्जी वो कहिए, आपने लगाया तो ये लोग लगे। इसलिए अब इन गरीबों को कसूरवार ठहराना कि आप लगे क्यों, मुझे लगता है ये जरा इनके साथ ज्यादती है। ये सब कुछ यहां की हुकूमतों ने, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने किया है। किया किस चीज के लिए? आतंकवाद और अलगाववाद की आग को ठंडा करने के लिए। ये वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला सदियों से लगाया गया, जिस फॉर्मूले से कोई हल उस बीमारी का नहीं निकला, जो बीमारी 1947 में जम्मू कश्मीर में आई और आज 2020 है, अभी भी वो बीमारी इस जम्मू कश्मीर से जाने का नाम नहीं लेती। और जब भी आप उस बीमारी को भगाने की कोशिश करते हैं, आपको इसी तरह के हंगामों का सामना करना पड़ता है। आज 520 को लेकर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि नेशनल यूथ कॉर्प्स की जो ये स्कीम है, ये एक मिसाल है कि यहां पर आपको लगभग 8,000 वॉलंटियर्स में से 7700 वॉलंटियर्स को रजिस्टर और डिप्लॉय करना था गवर्नमेंट ऑफ JNK को, और 300 वॉलंटियर्स को नेहरू युवा केंद्र संगठन ने डिप्लॉय करना था। अब डिप्लॉयमेंट के बाद क्या कुछ काम, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या थी कि आप 10वीं पास हो ताकि आप NYC के वॉलंटियर के तौर पर एंगेज किए जा सकें। उसके बाद प्रेफरेंस किन को दिया जाएगा? वो कैंडिडेट जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर होगी और कंप्यूटर आता होगा, या वो लोग जो नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो साथ जुड़े हुए यूथ क्लब हैं
उनके मेंबर होंगे या मेंटर यूथ क्लब्स के मेंबर होंगे। ठीक है जी। उसके बाद मिनिमम एज इसमें 18 साल थी, मैक्सिमम एज 25 साल थी। ठीक है जी। उसके बाद यह भी कहा गया कि जो रेगुलर एकेडमिक कोर्सेज में एनरोल हुए हैं वो इसमें नहीं आ सकते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? अच्छा, सिलेक्शन के लिए कहा गया एक सिलेक्शन कमेटी होगी 3 मेंबर की। इसमें चेयरमैन जो होंगे वो डिप्टी कमिश्नर होंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, और उसके बाद एजुकेशन के फील्ड में पब्लिक फिगर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो यूथ वर्क और रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको डिप्टी कमिश्नर नॉमिनेट करेगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर नेशनल नेहरू युवा केंद्र का मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उसके मेंबरान कौन होंगे? मेंबरान वो होंगे इमिनेंट पर्संस। ये इमिनेंट पर्संस भी बड़ा खूबसूरत तमाशा है। आप एक पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपने मेहनत के बलबूते पर आप आसमान छू रहे होते थे, लेकिन उसके बाद जब स्टेट अवार्ड, उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण मिलने होते थे तो आपको 14 जगह फोन लगाने पड़ते थे कि जनाब जरा मेरी सिफारिश करिएगा ताकि मुझे अवार्ड मिले। ये बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी, मगर ये हकीकत है कि पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, स्टेट अवार्ड हो, इनमें थोड़ी बहुत जो सफाई हुई है या इनमें जो थोड़ी बहुत ये जो थोड़े बहुत शफाफ हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि अब सिफारिश थोड़ा कम चलना शुरू हुई है। लेकिन अभी भी सियासी पार्टियां अपना खेलने में पीछे नहीं रहती। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से किया गया। उसके बाद ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, किन एरियाज में इनको डिप्लॉय किया जाएगा, मल्टीफर्स एक्टिविटीज में इनको एम्प्लॉय किया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझेगी। ड्रेस कोड क्या होगा वॉलंटियर्स का? जी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होगा उनका। अच्छा, ट्रेनिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देगी इनको। अच्छा, 7 दिन की इनकी ओरिएंटेशन और बेसिक ट्रेनिंग होगी, 10 दिन का एक्सपोजर विजिट होगा। उसके बाद मॉड्यूलर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 10 दिन से 6 महीने की होगी। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग, मतलब पूरे का पूरा ये मॉड्यूल तैयार किया गया और ये कह दिया गया कि आपको 2500 रुपया जो है वो ऑनरेरियम मिलेगा 2 साल के लिए। 2500 रुपया क्लियर था। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगी कि भाई 2 साल की ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी होगी, 2 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा और 1 महीना पहले आपको नोटिस देके डिसएंगेज किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बाबू लोग हैं इनका बड़ा कमाल है। ये बड़ा कुछ बाबू लोग जो हैं सलाम करने के लायक हैं। ये डेलिबरेटली जब डिसएंगेज करते हैं, बिना नोटिस दिए डिसएंगेज करते हैं और डेलिबरेट डिसएंगेजमेंट होती है। जब आप बिना नोटिस दिए किसी को डिसएंगेज करते हैं, आप इन्वोक करते हैं कि एक आदमी कोर्ट में जाए और कहे कि जनाब देखिए मुझे तो टाइम से पहले डिसएंगेज कर दिया गया। जब आप कोर्ट में जाएंगे केस बन गया, और जब केस बन गया स्टे मिल गया तो मामला चलता रहा, उसके बाद आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो डेलिबरेटली डिसएंगेज करने से पहले बड़े प्लान्ड तरीके से यह किया जाता है कि 1 महीने का नोटिस सर्व नहीं किया जाता, लोगों को निकाल दिया जाता है। और कई बार दूसरा एक और तमाशा किया जाता है। आपने 2 साल के लिए एंगेज किया, 2 साल का पीरियड जो है वो बाजाब्ता आपके रिकॉर्ड्स में है, लेकिन आप हाजिरी लगाते गए तीसरे साल की भी। चलो 1 महीना ऊपर हो गया, 3 महीना ऊपर हो गया, तो अब अगले को तो जाहिर सी बात है लीगल फुटिंग मिल गई कि जनाब मुझे तो 2 साल के लिए एंगेज किया गया था, 3 महीने फालतू मुझसे लिए गए। ठीक है। उसके बाद वादा ये करना कि जनाब, और इसकी फंडिंग कहां से होगी? रिक्विजिट फंड शैल बी रिलीज डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटियर्स डिप्लॉयड इन द स्टेट ऑफ J&K। सीधा हुकूमत को इसके फंड्स भेज दिए गए। ठीक है। और उसके बाद यह था कि आपको ऑनरेरियम हर महीना मिलेगा। इसमें बाजाब्ता ये देख सकते हैं ये सब चीजें। ऑफर ऑफ एंगेजमेंट में भी लिखा हुआ है कि आपको वॉलंटरी बेसिस पर 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है और 2 साल के बाद जो है आपको जो काम दिया जाएगा वो आपको करना होगा। ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बात करूं NYC वॉलंटियर्स की, मैं बात सभी की कर रहा हूं। SRO 202 के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। मैं ये कह रहा हूं कि SRO 520 जो हुकूमत ने बनाया, क्यों जनवरी के बाद कोई भी मीटिंग इन्होंने नहीं करी? जनवरी से पहले जिन लोगों को रेगुलराइज किया गया, क्यों किया गया, वो भी एक सवाल बन के कल उभर सकता है। और जनवरी के बाद आपने रेगुलराइज नहीं किया और मान लीजिए कल आप अबेंडन करते हैं SRO 520 को, तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि जो आपने इससे पहले किए वो क्यों किए। यानी एक पेंडोरा बॉक्स जिस वक्त आप और सरकार को भी यह तवक्का नहीं थी कि जब हम ये कहेंगे कि एडहॉक, कंट्रैक्चुअल, डेली वेजर्स, उसके अलावा डेली रेटेड वर्कर्स की जब हम बात करेंगे, NYC लैंड ओनर्स की जब हम बात करेंगे,
एडहॉक कंट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स की हम बात करेंगे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लोकल फंड वर्कर्स की बात हम जब करेंगे, डेली वेटेड रेटेड वर्कर्स की जब हम बात करेंगे, हुकूमत को भी अंदाजा नहीं था कि ये 61,000 से ज्यादा फिगर होगी। जब ये 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ तो हुकूमत की आंखें खुली जम्मू कश्मीर की, और उन्होंने कहा भाई ये अब 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख लोगों को कैसे एंगेज करेंगे। उसके बाद हुकूमत थोड़ी सी इस मामले में आहिस्ता, हुकूमत ने गो स्लो का वो सिलसिला शुरू कर दिया। अब ये जो SRO 520 भी बना है, इस SRO 520 में कहा गया कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट किन्हें मिलेगी। आप 3 ही कंडीशन फुलफिल करें। एक, आप परमानेंट रेजिडेंट हो जम्मू कश्मीर के, आप 8वीं पास हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, 8 पास हैं आप, और जिस दिन आपकी इनिशियल एंगेजमेंट हुई, जब आप कैजुअल लेबरर लगे, जब आप एडहॉक लगे, कंसोलिडेटेड लगे, आप मिनिमम और मैक्सिमम एज के बीच में थे और आप 10 साल से लगातार काम कर रहे हो। और जहां तक सीजनल वर्कर का मामला था, उसे कहा गया कि 120 महीने का काम होना चाहिए और 6 महीना लगातार कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, और डिपार्टमेंट में जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन आप काम कर रहे होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद 10 साल जब आपके एज CSLW मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 1 जनवरी से उस साल के। ठीक है जी। एम्पावर्ड कमेटी बना दी गई। एम्पावर्ड कमेटी को कहा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको फंड करेगा, और उसके बाद ग्रुप बना दिए गए कैजुअल वर्कर्स से। कहा गया कि 10 से 15 साल के बीच में पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जिनका होगा उनको 13,000 रुपया देंगे, 15 से 20 साल जिनका होगा उनको 18,000 महीना मिलेगा, और जिन्हें 20 साल से ज्यादा का समय एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो गया उन्हें 24,000 रुपया महीना मिलेगा। अनस्किल्ड वर्कर्स जो होंगे, 10 से 15 साल आपको हो गए तो आपको 10,000 मिलेगा, 15 से 20 साल अगर आपको हो गए तो 15,000 मिलेगा, और अगर आपको 20 साल हो गए तो आपको 20,000 रुपया महीना मिलेगा। यानी एक डिपार्टमेंट में 20 साल काम करने के बाद आपको हर साल 1,000 रुपया आपको मिला है, और 20 साल के बाद आपको 20,000 रुपया मिलेगा। 20 साल एक डिपार्टमेंट को कोई भी दूसरा मुलाजिम अगर दे, उसकी तनख्वाह 20 साल में कम से कम इतनी हो जाती है कि वो लगभग 50-60 हजार का आंकड़ा जो है उसको टच करने लगती है। लेकिन चलिए, उसके बाद टर्मिनल बेनिफिट्स की बात की गई, लीव एंड मेडिकल रिम्बर्समेंट इसमें देने की बात की गई, सर्विस बायोडाटा उनका मेंटेन करने की बात की गई, और यह कहा गया कि 60 साल तक आप नौकरी करेंगे और उसके बाद आपकी रिटायरमेंट होगी। फिर यह भी कहा गया बाकी वर्कर्स को कैसे एंगेज, और उसके बाद यह भी कह दिया गया कि फ्यूचर में कोई ऐसी एंगेजमेंट जो है नहीं की जाएगी। और अच्छा, इसमें एक और चीज की कि जो बैन लगाया गया था फ्यूचर एंगेजमेंट्स पर, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये कह दिया गया था अब कैजुअल वर्कर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे, कहा गया कि अब आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैजुअल वर्कर, अब एक और तमाशा देखिए, आप तमाशा अहले करम देखते हैं जो इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ यहां के सियासतदानों ने किया है, और वो भी तब जब दफा 370 इन सियासतदानों के पास था, वो जुल्म से कम नहीं। एक तरफ बैन लगा दिया गया कि कोई आप कैजुअल लेबर नहीं लगाएंगे, एडहॉक कंट्रैक्चुअल कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ SRO 20 में जो रूल 10 है, रूल 10 का क्लॉज 2 कहता है, notwithstanding anything contained in sub rule 1, any new engagement of a CSLW in any department can only be made with the prior approval of Chief Minister through the Finance Department। अब ये क्या तमाशा है, आपने अगर बैन लगा दिया, उसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब अगर तब भी आपको किसी को लगवाना है बैकडोर से, मैं इसको साफ तौर पे बैकडोर मानता हूं, बैकडोर है, जुल्म है उन तमाम बच्चों के साथ जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। कहा गया कि चीफ मिनिस्टर से आपको अप्रूवल चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ये सारा सिलसिला होगा। क्यों? बैन अगर लग गया तो मुकम्मल तौर पे बैन लगना चाहिए था। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के नॉलेज में शायद ये SRO 520 नहीं है, वरना मुझे लगता है SRO 520 को दोबारा से देखने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया एंगेजमेंट वर्कर्स की क्या होगी NYCs को लेकर, क्योंकि उन्हें डिसएंगेज किया गया था 2012 में। तो डिसएंगेज करने के बाद सरकार कहती है ठीक 21 दिसंबर 2017 को कि NYCs को दोबारा से री एंगेज किया जाएगा
और उन्हें वही तनख्वाह दी जाएगी जिस तनख्वाह पर वो डिसएंगेजमेंट से पहले काम कर रहे थे, और यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये ऑर्डर इशू करेगा। और उसके बाद यह भी कहा गया कि कैजुअल लेबरर्स की तर्ज पर एनवाईसी वर्कर भी रेगुलर एंगेजमेंट के लिए एंटाइटल्ड है अगर वो सर्विस में जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को कंप्लीट करता है। 10 साल का जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो अगर मुकम्मल करता है, बाद में इसको 7 साल किया गया था, तो आफ्टर क्लबिंग हिज सर्विस रेंडर्ड अर्लियर एज एनवाईसी वर्कर, यानी वो जो 2 साल की सर्विस पहले उसने रेंडर की है प्योरली एज वॉलंटियर, उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा और 7 साल मुकम्मल किए अगर होते हैं, 10 साल मुकम्मल अगर होते हैं तो उसे परमानेंट एंगेजमेंट, उसको परमानेंटली एंगेज किया जाएगा। लैंड ओनर्स को लेकर कहा गया कि जिन लोगों ने सरकार को अपनी जमीन दी गई है उन्हें कैजुअल वर्कर्स के तौर पर एंगेज किया जाएगा एक कमिटी की रिकमेंडेशन पर, जिसे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उसका हेड होगा। वो इन एप्लीकेंट्स के ऑर्डर्स इशू करेगा, और ऑर्डर्स कैसे इशू करेगा कि उसमें भी बना दी गई कंडीशंस। अगर 31 उन लोगों के ही केसेस कंसिडर किए जाएंगे जिन्होंने 31/12/2001 के बाद लैंड डोनेट किया है। अभी 31/12/2001 की डेट कहां से लाई होगी सरकार ने, ये सरकार को ही पता होगा। और लैंड चैरिटी में नहीं दी गई है और लैंड की कॉम्पेंसेशन लैंड ओनर को नहीं मिली है। मतलब अगर आपने ये गुनाह किया कि आपने चैरिटी में जमीन दे दी तो आपका बच्चा मुलाजमत का हकदार नहीं। और आपको कब मिलेगी नौकरी? अगर आपने 1 कनाल जमीन लैंड डोनेट की हुई है और लीगली आपने अगर म्यूटेशन हुकूमत के नाम पे की हुई है और आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो तभी जाकर आपको मुलाजमत मिलेगी। वो वर्कर्स जिन्हें जो एंटाइटल्ड नहीं थे रेगुलराइजेशन के अंडर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010, उन्हें भी रेगुलर एंगेजमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा एट पार विद कैजुअल सीजनल डेलीगेटेड वर्कर्स। ठीक है जी। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के जरिए भी कहा गया म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ये तमाम कानून जो है उन पर भी अप्लाई होंगे जिनको एचडीएफ और एलडीएफ के जरिए अपॉइंट किया गया है, लेकिन उन्हें एचडीएफ और एलडीएफ के जरिए ही तनख्वाह मिलती रहेगी। ये ऑर्डर इशू किया था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 21 दिसंबर 2017 को, और तब थे नवीन चौधरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब मामला यह है कि एसआरओ 520 के जरिए जिन मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात हुकूमत ने की थी, जनवरी के बाद वो सारा सिलसिला क्यों रोक दिया गया? एक तो सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए, और अगर अब सरकार को यह लगने लगा है कि इस एसआरओ में जो कुछ उन्होंने लिखा है या इस एसआरओ में जो क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज की वजह से वो परेशान हैं और उनके जहन में अब ये खदशा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम रेगुलराइज कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल अब गलत है। आपने एक एसआरओ बनाया, वो एसआरओ हुकूमत की पॉलिसी थी, हुकूमत की जो पॉलिसी मेकर्स थे, क्या आपको नहीं लगता उनसे सवाल पूछना बनता है? क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत के पॉलिसी मेकर्स ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह किया है कि यहां नौकरी को कंपटीशन की बुनियाद पर नहीं बल्कि अलग अलग क्राइटेरियाज बनाकर जो नौकरियां बांटने का काम जम्मू कश्मीर में किया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, ताकि जम्मू कश्मीर में किसी किस्म का हंगामा ना हो, जम्मू कश्मीर में बंद की जो एक सियासत चलती है वो बंद की सियासत ना हो, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी ना हो, जम्मू कश्मीर में आगजनी ना हो, जम्मू कश्मीर में जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान न पहुंचाया जाए। ये किस तरह की अक्लमंदी है? अगर इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते तो फिर मुझे लगता है कि सीरिया वाले बहुत आसानी से अपना कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में अपनी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकता है कि आप आइए एप्पल में, बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हमारी हैं उनमें आप नौकरी करिए, मगर आप कन्फ्लिक्ट से दूर रहिए। ये कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने का मामला नहीं है। यह असल में आपने यह किया है कि वो लाखों नौजवान जो कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, और वो नौजवान भी जिन्हें आपने इन स्कीमों के तहत एंगेज किया है, वो भी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करके हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, जम्मू की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, स्कॉस से पढ़ा है,
और अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ के इन तमाम लोगों ने मेहनत करी है। अगर आपने जहनों में यह बात डाली होती कि तमाम नौकरियां कंपटीशन की बुनियाद पर मिलेंगी, कोई स्कीम ऐसी नहीं बनाई जाएगी जिस स्कीम में कंपटीशन ना हो, जिस स्कीम में आपका इम्तिहान ना लिया जाए और इम्तिहान लेने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, तो शायद जम्मू कश्मीर में आज इतनी परेशानियां नहीं होती। अब हुकूमत के सामने सवाल है लगभग 1.25 लाख के करीब इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलराइज करने का। क्या हुकूमत एक ऑर्डर के जरिए इन तमाम को रेगुलराइज कर सकती है? जी नहीं। हुकूमत ने जो एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी उसने 555 केस रिजेक्ट कर दिए, और रिजेक्ट नहीं किए बल्कि यह कहा कि इनमें कुछ कमियां हैं, इन कमियों को आप पूरा कीजिए। अब वो मुलाजमीन उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए उन मुलाजमीन को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। शायद हुकूमत अगर एक व्हाइट पेपर इशू करेगी या प्रोब उसमें करेगी या एसीबी को कहेगी, एंटी करप्शन ब्यूरो को, कि आप मालूम कीजिए कि जिन मुलाजमों को यह कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, उन मुलाजमों को कितनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या उनसे एक एक छोटा छोटा डॉक्यूमेंट पूरा करवाने के लिए करवाया जा रहा है। मुझे लगता है हुकूमत की आंखें खुल जाएंगी। ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जैसी ऊपर दिखाई जा रही है। एसआरओ 520 में जिन लोगों को रेगुलराइज करने की बात करी जा रही है, उन तमाम लोगों की रेगुलराइजेशन को लेकर पॉलिसी सरकार ने बनाई थी, उन लोगों ने नहीं बनाई थी। एनवाईसीज को रेगुलराइज करना है, यह सरकार ने तय किया था। अब विलंब क्यों? अब इतनी देर क्यों? 2500 रुपए पे ये नौजवान काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में डेली वेजर हैं, सालों सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से 3-3 साल के बाद उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, और आप उनके काम देखें वो क्या काम कर रहे हैं। लाइनमैन है पीडीडी के, किन खम्भों के ऊपर चढ़ के बिजली के निजाम को पूरी स्टेट में उन लोगों ने जिंदा रखा है। आप टैंकर सप्लाई की बात करें तो टैंकर ड्राइवर जितने भी हैं उनके बगैर पीएचई डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। पीएचई की पाइपें ठीक करनी है, लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन देने हैं, ये जितने भी बच्चे आपके घरों में आते हैं ये तमाम डेली वेजर हैं, ये तमाम कैजुअल वर्कर्स हैं, ये तमाम कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, इनमें से बहुत कम रेगुलराइज्ड वर्कर्स हैं। इन तमाम के बच्चे हैं, परिवार हैं, कई तो 55-56 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, दादा नाना बन चुके हैं। इन तमाम लोगों को अभी भी उम्मीद और तवक्का यह है कि इनकी रिटायरमेंट से पहले, 60 साल की उम्र होने से पहले इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ताकि इनको 60 साल के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले। अब जरा सोचिए मामला कितना पेचीदा है, और इसे पेचीदा किया है जम्मू कश्मीर के उन सियासतदानों ने जिन्होंने नौकरियों को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने नौकरी बांटने को एक धंधा बना रखा था, और नौकरी बांटना ही उनका एक प्राइम टाइम जो है काम बन गया था। अगर उनका काम समाज का सुधार होता, उनका काम अलग अलग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना होता, तो शायद आज जम्मू कश्मीर में भारत के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, भारत के बेस्ट कॉलेजेस, भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती। लेकिन वो काम उन लोगों ने नहीं किया। तो दीजिए इस खास एसआरओ 520 के इस ब्रॉडकास्ट से मुझे इजाजत। आपकी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि 520 के तहत जितने भी लोगों को रेगुलराइज करने का काम हुकूमत ने शुरू किया था, उसे इख्तिताम किए बगैर, उसे मुकम्मल किए बगैर सरकार, उसके मुकम्मल करना अब सरकार की मजबूरी बन गई है। मगर जरा सोचिए, वो नौजवान जो आज इस उम्मीद में है कि मुझे नौकरी मिलेगी, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले दरवाजे से उसकी नौकरी छीनने का काम उन सियासी लीडरों ने किया है, जिन सियासी लीडरों को लेकर आजकल लोग फेसबुक और ट्विटर के ऊपर बड़ी खूबसूरत शायरी भी कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार भी कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, आदाब।